Quality is an identifiable political entity, यानी group of people who have किसी की खोज में लोग भारत आने लगे और दोबारा से यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका व्यापार शुरू हुआ। इस लोग की लाइन की होती है वर्टिकल और बात करें यहाँ पे आते हैं टेक्निकल आर्टिस्टिकल इनोवेशन इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। हम लोग का जो टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें कई टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। आप प्ले लिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। आज हमारा नया टॉपिक है, देखते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, सॉरी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, और भारत में इसे हम नाम देते हैं, भारत में हम लोग इसे नाम देते हैं कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स, या हिंदी में बोलना चाहें तो कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध नाम देते हैं हम लोग, या कार्नेटिक वॉर्स इसको नाम देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या चीज़ें सारी समझते हैं इसको। इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग ले लें, इसका टाइम पीरियड ले लें दोनों में से कोई सा भी, क्योंकि एक ही युद्ध का दोनों नाम है, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं 1746 से लेकर के 1764 तक का। ठीक है, अब इस दौरान एक कर्नाटक जो वॉर हुआ है, इसमें पूरे के पूरे 3 वॉर्स हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं, टोटल 3 युद्ध हुए हैं। जो पहला कार्नेटिक वॉर होता है, फर्स्ट वाला, वो होता है आपका 1746 से लेकर के 48 तक। दूसरा वाला जो होता है वो है 1749 से लेकर के 54 तक। और जो तीसरा वाला है, तीसरा जो युद्ध होता है उसका टाइम पीरियड है 1756 से लेकर के 1764 तक। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड मिलता है कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब हुआ क्यों था, क्या क्या रीजंस था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, एक जगह है यूरोप में, ये एक्चुअल में हमारा युद्ध नहीं था, ये बना दिया गया भारत का युद्ध। मतलब भारत का युद्ध था नहीं, लेकिन भारत में इसको नाम दे दिया गया कर्नाटक के नाम से। देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ऑस्ट्रिया में, जो यूरोप का छोटा सा एरिया है ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा था। वहाँ एक शासक थे, उनके हटने के बाद कई बड़ी शक्तियाँ, कई बड़े देश यूरोप के ऑस्ट्रिया में वॉर करने लगे कि यहाँ का शासक कौन बनेगा। इस वॉर के दौरान 2 शक्तियाँ आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। कौन सी 2 शक्तियाँ थीं? इसका सबसे पहले अगर कारण की बात करें, हम कारण की बात करें तो एक लाइनों में इसका रीज़न है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, या ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, इसी को ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी कहते हैं, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इसको कहते हैं, क्योंकि यह शुरू ही हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। उत्तराधिकार आप लोग समझते होंगे, किसी के जाने के बाद वो अपना उत्तराधिकारी प्रतिनिधि चुनता है, उसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। तो यूरोप के ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा था, और वहाँ पर 2 शक्तियाँ आमने सामने खड़ी हो गई थी। एक थे ब्रिटिशर्स, और उसके मुकाबले में खड़े हो गए थे फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी लोग। ठीक है, ये लोग आमने सामने यूरोप के ऑस्ट्रिया में खड़े हो गए। ठीक है, अब जब ये लोग यूरोप के ऑस्ट्रिया में युद्ध के लिए खड़े हुए, तो इसका असर भारत में भी देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि भारत में भी 2 कंपनियां व्यापार कर रही थी। और दोनों कंपनियां कौन कौन सी थी? यही, क्योंकि आप लोग को बता चुका हूँ, अगर पुरानी मेरी सीरीज़ देखी होगी मॉडर्न हिस्ट्री वाली, तो यूरोपीय कंपनियों के आने के बारे में बताया हूँ मैं, जिसमें पुर्तगाली आते हैं और ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं, डेनिश आते हैं।
तो खैर उस समय जब ये युद्ध हो रहा था उसके आसपास का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 4 बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर काम कर रही थी। 4 बड़ी शक्तियाँ काम कर रही थी। वो 4 बड़ी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? तो उस समय इस जो काम करने वाली शक्तियाँ उनमें से थे, पहले ब्रिटिशर्स थे। दूसरी शक्ति थी इसमें से पोर्टुगल्स, मतलब पुर्तगाली लोग थे, पोर्टुगल्स थे। उसके बाद से शक्ति थी डचों की, डच शक्ति यहाँ पर काम कर रही थी। और इसके बाद थे फ्रेंच। ठीक है, ये 4 लोग उस दौरान काम कर रहे थे। तो देखना कौन कौन बचा इसमें से। जब ये सभी लोग व्यापार करने आए थे और भारत में व्यापार कर भी रहे थे, ब्रिटिशर्स और पोर्टुगल्स इनके बीच विवाह संबंध हो जाता है। आप लोगों को बताया था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो पोर्टुगल्स की महारानी हैं और प्रिंस जो चार्ल्स थे उनकी, इन दोनों की शादी हो जाती है। तो पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स का आपस में जो ट्रेड वॉर था वो लगभग ख़त्म हो गया। साथ में कई जगह हार भी चुके थे, बता चुका था, शाहजहां के द्वारा हार गए थे, फिर डचों के द्वारा भी हरा दिए गए थे। तो इनका अस्तित्व भारत में ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद से डचों की अगर बात करें तो डच लोग भी हार चुके थे, पूरा अपना सब बेच बाच करके चले गए थे। ठीक है, तो 2 शक्तियां अब यहाँ पर काम कर रही थी, एक थे ब्रिटिशर्स और एक थे फ्रेंच भारत में। तो भारत के बाहर भी यही दोनों आमने सामने थे, उस वजह से भारत में भी ये लोग युद्ध शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि यही 2 शक्तियां काम कर रही थी। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई 2 परिवार हैं, परिवार ए है और परिवार बी है, ठीक है, ये दोनों किसी एरिया एक्स में रहते हैं, ठीक है, और यही दोनों परिवार का कोई ही खानदान हो गया, मान लो A1 हो गया और B1 हो गया, इन लोग Y नाम की जगह में रहते हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी का विवाद हो जाता है X जगह पे, मतलब ये खानदान के लोग हैं, इन लोग आपस में लड़ जाते हैं किसी जगह पे, और हम लोग किसी दूसरे शहर में हैं, मतलब उनके बच्चे संतान वगैरह जो दूसरे जगह पर हैं, तो इनके युद्ध की वजह से इन दोनों के मन में भी खटास उत्पन्न हो जाएगी और टाइम के बाद कुछ देर बाद इन लोगों का भी युद्ध आपस में शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही हुआ कि जब ये लोग यूरोप में लड़ाई करने लगे तो यहाँ पर भी एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखने लगे थे और युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका कारण कहा जाता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, जिसके वजह से भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर था ये 1740 में शुरू हुआ था और हमारे यहाँ ये युद्ध हो रहा कर्नाटक का 1746 में। इसको कर्नाटक युद्ध क्यों कहते हैं? फिर डायरेक्ट यही नाम देना था एंग्लो फ्रेंच वॉर या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ये कर्नाटक में हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था, इस कारण से इसको नाम दे दिया गया है कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस हुई, कैसे युद्ध शुरू हुआ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे बता दिया मैं 2 शक्तियाँ काम कर रही थी, एक थे ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग और दूसरी शक्ति यहाँ पर काम कर रही थी, आप लोगों को जैसे बता दिया मैं फ्रांसीसी लोग। इनका जो केंद्र था ब्रिटिशर्स का, इनका केंद्र था मद्रास। ठीक है, और इनका केंद्र था मतलब सेंटर जो हेडक्वार्टर जहाँ से ये लोग अपना पूरा व्यापार वगैरह करते थे, तो उनका प्रमुख केंद्र था फ्रेंच लोगों का पौंडीचेरी। और इन दोनों जगह पे दोनों लोगों के गवर्नर भी बैठे हुए थे। तो मद्रास में जो गवर्नर बैठा था अंग्रेजों का, उसका नाम था निकोलस मोर्स, और जो फ्रेंच के गवर्नर थे, फ्रेंच का गवर्नर उसका नाम था फ्रांसिस डुप्ले, या इंग्लिश में बोलना चाहें तो फ्रेंच डुप्लेक्स। ये दोनों व्यापार कर रहे थे अपना। तो अब देखना क्या होता है, ये जो कहाँ गया फ्रांसिस डुप्ले है, ये भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा है। अपना साम्राज्य को क्या करना चाह रहा है? एक्सटेंड करना चाह रहा है अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को ये बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, और बढ़ाने के लिए क्या करता है ये 1742 में
और फ्रेंच आर्मी जो इसकी आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी उसके साथ साथ इसी में इंडियंस लोगों को भी अलाउ कर देता है। पहला फ्रेंच गवर्नर है जो इंडियन आर्मी को अलाउ कर दे रहा है इसमें, ठीक है। अब क्यों कर रहा है ये? क्योंकि इसके पास सेना कम थी और ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना मेरे पास हो जाए। तो फ्रेंच लोगों को तो शामिल कर चुका था, भारतीयों को भी इसमें शामिल करने लगा और अपनी सेना बढ़ाने लगा, क्योंकि उसका टारगेट था अपना साम्राज्य वगैरह बढ़ाया जाए। इस सीरीज में क्या करता है, जब ये अपना काम कर रहा होता है, इसको खबर मिल जाती है यूरोप के उत्तराधिकारी युद्ध की। 1744 में इसको खबर मिल जाती है कि यूरोप के ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया है, ठीक है। जब ऐसी खबर सुनता है ये, तो ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अब युद्ध हो सकता है। यहाँ पर भी युद्ध होता, उससे पहले क्या करता है ये संपर्क स्थापित करता है किससे? निकोलस मोर्स से। निकोलस मोर्स से संबंध स्थापित करता है और उससे बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉलिसी। न्यूट्रल पॉलिसी या हिंदी में इसी को बोलते हैं तटस्थता की नीति। तटस्थता की नीति यानी सिंपल सी बात है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वहाँ पर जो हो रहा है होने दो, वहाँ का रीज़न है। हम लोग यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, तो हम लोग नेचुरल पॉलिसी हम लोग न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करते हैं या ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते हैं। ट्रेड पॉलिसी, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन निकोलस मोर्स क्या करता है, ये बात को उसकी नहीं मानता है, बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि इसको खबर मिल गई थी निकोलस मोर्स को कि इसकी हेल्प के लिए सेना आ रही है, अंग्रेजी सेना आ रही है। अंग्रेजी सेना आ रही है कहाँ से? इंग्लैंड से आ रही है। इंग्लैंड से सेना आ रही है और उसको लेकर के कौन आ रहा है? तो उस लाने वाले व्यक्ति का नाम है कमांडर बार्नेट। कमांडर बार्नेट सेना लेकर के आ रहा है। यानी ये बेचारा जो है फ्रेंच डुप्लेक्स, ये कमज़ोर है, युद्ध की स्थिति बनने वाली है भारत में, तो चले जाता है निकोलस मोर्स के पास कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इसको खबर मिल गई थी इसकी मदद के लिए और भी ज़्यादा सेना इंग्लैंड से चल चुकी है, भारत आ रही है और उसको लीड कर रहा है कमांडर बार्नेट। तो अब ये और चौड़ा हो गया कि हमको तो अब कोई टेंशन है ही नहीं, तुम सिफारिश करते रहो। जब ये देखता है फ्रेंच डुप्लेक्स कि हमारे किसी प्रस्ताव पर ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब हमारी बातों को मान नहीं रहा, तो ये समझ गया कि निकोलस मोर्स कहीं ना कहीं युद्ध करेगा, ठीक है। जब उसको ऐसी स्थिति बनी तो कहाँ पर चला गया ये? एक नवाब है कर्नाटक के, ये सीधे चला जाता है कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक के नवाब के पास, उनका नाम क्या है? अनवरुद्दीन। इनके पास चला गया ये अपनी सिफारिश लेकर के। अब कर्नाटक के नवाब के पास क्यों गया है ये? ठीक है, तो याद रखना ये जो मद्रास के बंदरगाह हो गए, मद्रास के बंदरगाह हो गए और पौंडीचेरी के बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह किसके अंडर में आते थे? कर्नाटक के अंदर में। और कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। यानी इन दोनों का बॉस कौन था? अनवरुद्दीन। तो ये क्या करता है फ्रेंच डुप्लेक्स, इस अनवरुद्दीन के पास आता है और बोलता है कि इस जो लड़ाई होने वाली, जो युद्ध होने वाला है, आप उसको रुकवा दीजिए, क्योंकि आपके इलाके में युद्ध होगा तो शांति भंग होगी, जन धन की हानि होगी, आप युद्ध को मत होने दीजिए। अनवरुद्दीन को उसकी बात अच्छी लगती है और अनवरुद्दीन क्या करता है? बुलाता है मोर्स को, वही निकोलस मोर्स जो अंग्रेजी गवर्नर है, इसको बुलाता है और बोलता है कि मेरे इलाके में लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा हूँ मैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। निकोलस मोर्स उसकी बात को मान लेता है कि ठीक है आप कह रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखना, जो फ्रेंच डुप्लेक्स है ये कम होशियार नहीं है, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो उसमें जितनी कंडीशंस हो सकती है, बुरी से बुरी, वर्स्ट से भी वर्स्ट, तो उस कंडीशन को आप सोच करके चलिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
डुप्ले यही करता है, क्या करता है, ये सोच चुका था, इसके दिमाग में क्या बात आई कि चलो मैं अभी सिफारिश किया हूँ तो अनवरुद्दीन युद्ध को रुकवा दिया है और जो निकोलस मोर्स है उसकी बात को मान भी लिया है। नेक्स्ट टाइम हो सकता हो ऐसा नहीं हो, मैं सिफारिश करने जाऊं और नवाब मेरी बात ही ना माने, ये भी हो सकता है। या अगली बात क्या हो सकती है कि मैं सिफारिश करने जाऊं, अनवरुद्दीन मेरी बात माने भी लेकिन निकोलस मोर्स उसकी बात ना माने, इग्नोर कर दे। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अनवरुद्दीन भी मिल जाए और निकोलस मोर्स दोनों आपस में मिल जाए और मेरे ऊपर ही अटैक कर दें, तो अगली बार कोई चांस नहीं कि दोबारा ऐसी कंडीशन बनी तो युद्ध को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। इससे पहले कि ये कंडीशन बने मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ, और मजबूत करने के सीरीज में क्या करता है ये कहा गया, ये फ्रेंच डुप्लेक्स क्या करता है, अपने दोस्त को फ़ोन कर देता है, अपने दोस्त को पत्र लिख देता है मदद के लिए। कौन दोस्त था इसका, दोस्त का नाम है ला बर्डोनस, या इसी को बर्डोने भी आप लोग कहते हैं, ला बर्डोनस। इसको मदद के लिए बुलाता है और ये मदद के लिए निकल आता है कहाँ से, मॉरिशस से। अब मॉरिशस से ये चल चुका है डुप्लेक्स की मदद करने के लिए। जिस तरह से इंग्लैंड से कमांडर बार्नेट आया था निकोलस मोर्स की मदद करने के लिए, उसी तरह से डुप्लेक्स की मदद करने के लिए ला बर्डोनस आ जाता है मॉरिशस से। ठीक है, मैटर ज़्यादा है लेकिन इसी से सारी चीज़ें लिंक हैं, सारा नाम फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इसीलिए यहीं पर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। अब जब ये सारे लोग मदद के लिए निकले, सारी कंडीशन जब बन रही है, तो कमांडर बार्नेट क्या करता है, जुलाई 1744 में ये कहाँ पहुँचाता है, भारत के कोरोमंडल तट पे। भारत के कोरोमंडल तट पे ये आ चुका है बार्नेट। ठीक है, इधर डुप्ले क्या करता है, इस बार्नेट का एक उत्तराधिकारी है, बार्नेट का उत्तराधिकारी है, दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है, बार्नेट का उत्तराधिकारी है पेटन, यहां तो दिख रहा होगा, बार्नेट का उत्तराधिकारी है पेटन। ठीक है, डुप्लेक्स इसको हरा देता है, पेटन को। पेटन कौन है, इसका उत्तराधिकारी है कमांडर बार्नेट का। ठीक है, और कमांडर बार्नेट किसकी मदद के लिए आया था, तो निकोलस मोर्स की। निकोलस मोर्स कौन था, अंग्रेज था। तो याद रखना, जब डुप्लेक्स पेटन को हराया तो पेटन को हराने का मतलब यह है कि कमांडर बार्नेट हार गया। कमांडर बार्नेट के हारने का मतलब है निकोलस मोर्स हार गया। निकोलस मोर्स के हारने का मतलब है ब्रिटिशर्स हार गए। ठीक है, यानी अभी तक क्या कंडीशन हुई है कि फ्रेंच लोग अंग्रेजों को हरा रहे हैं, यही कंडीशन अभी बन रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों दोस्त की अब कहानी शुरू होगी यहाँ से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, तो अब ये लोग क्या कर चुके हैं, उसके उत्तराधिकारी को पेटन को हरा दिए हैं और उसको भगा दिए हैं। अब देखना यहाँ पर टाइम पीरियड आप लोगों का आता है सितंबर 1746। सितंबर 1746। यहाँ पर जो डुप्ले है और उसका दोस्त कौन था, ला बर्डोनस, ये दोनों मिल करके मद्रास पर अटैक करते हैं और इसको जीत लेते हैं इसी डेट में, सितंबर 1746 में। ठीक है, जीत लिए, सितंबर 1746 में जीत लिए। अब इन दोनों की सोच के बारे में एक थिंकर हैं, वो लिखते हैं कि इन दोनों की जो दोस्ती थी वो ज़्यादा दिन नहीं चली है। इन दोनों की दोस्ती जो है ज़्यादा दिन नहीं चली है। क्यों नहीं चली है, क्योंकि दोनों की सोच में फ़र्क था। क्या फ़र्क था, ध्यान देना, ये जो डुप्ले था इसकी सोच ये थी कि हम जो भी एरियाज जीत रहे हैं उन पे अपने अपने सेंटर बनाते हैं और वहाँ से हम लोग शासन करते हैं, अपने व्यापार करते हैं। इसकी ये सोच थी कि साम्राज्य विस्तार की, एक तरह से एक शब्दों में कहा जाए तो ये चाहता था साम्राज्य विस्तार के बारे में। लेकिन वहीं जो बर्डोनस था, ला बर्डोने, ये चाहता था जो भी एरियाज हम जीत रहे हैं
अंग्रेज़ों से, फिर उन्हीं लोगों से बार्गेनिंग करते हैं और पैसे लेकर के वो एरियाज़ बेच दिया करेंगे। यानी फ्रेंच डुप्लेक्स चाहता था कि हम जो भी एरिया जीत रहे हैं वहाँ पर से शासन करें, कंपनियाँ बनाएं अपनी, लेकिन जो उसका दोस्त था ला बॉर्डनस ये सोचता था कि जो भी एरियाज़ हम अंग्रेज़ों से जीत रहे हैं उन्हीं को फ़ोन लगाएं और बोले कि आप इतना पैसा दो तब हम आप लोगों को वापस करेंगे ये एरिया। तो ये पैसे कमाना चाहता था। दोनों की सोच में फ़र्क आ गया और जो फ़र्क था उसका रिजल्ट ये निकला कि इसका जो दोस्त है बॉर्डनस, रात में डुप्लेक्स सोया होता है, ये रातों रात मद्रास बेच करके चला जाता है 4 लाख पाउंड में। 4 लाख पाउंड में ये मद्रास को बेच करके चला गया। सुबह उठा डुप्ले, समझ में आ गया कि बिक गया है मद्रास। दोबारा ये अटैक करता है मद्रास पे, यानी मद्रास पे अब दूसरी बार अटैक हुआ है। मद्रास पे दूसरी बार अटैक हुआ और ये दोबारा मद्रास को जीत लेता है। अब वही अनवरुद्दीन जो अपने एरिया में युद्ध वगैरह नहीं चाह रहा था, 2 बार युद्ध हो गया, फिर भी शांत क्यों है? इसलिए शांत है कि जो डुप्ले था ये अनवरुद्दीन से डील कर लिया था। अनवरुद्दीन से डील कर लिया था कि अगर मैं मद्रास जीत लेता हूँ तो आपको वापस कर दूंगा, आपको मद्रास लौटा दूंगा। इसलिए शांत था। तो पहली बार जब जीता तो उस समय मद्रास इसका दोस्त वापस बेच करके चला गया था, ठीक है। तो ये अनवरुद्दीन को लौटा नहीं पाया। जब दूसरी बार मद्रास को जीता है तो अनवरुद्दीन ने तुरंत इसको बुलाया है। अनवरुद्दीन तुरंत इसको बुलाता है कि एक बार तो जीते थे, नहीं दिए, अब क्या करो, जो मद्रास जीते हो वापस कर दो, जैसा आपने प्रॉमिस किया था मुझसे। अनवरुद्दीन, ये जो डुप्ले है, अपनी बात से पलट जाता है, ठीक है। डुप्ले बात से पलट गया, बोला कि मैं ऐसे कोई बात ही नहीं किया था कि मद्रास जीत करके आपको दूंगा। जब ऐसा कहा तो अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब है, ईगो हर्ट हो गया, इसका बुरा लग गया इसको। और बुरा लगा तो इसने अपने बेटे महफूज खान को, महफूज खान, इसके बेटे का नाम है महफूज खान, इसको भेज दिया युद्ध करने के लिए, ठीक है। और युद्ध की डेट आपकी है 24 अक्टूबर 1746 की, 24 अक्टूबर 1746। युद्ध का नाम है आडियार का युद्ध कहते हैं इसको, बैटल ऑफ आडियार, या इसी को बोलते हैं सेंट थॉमे का युद्ध या सेंट थॉमस का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। इसमें महफूज खान 10,000 सैनिक लेकर के आया था और जो फ्रेंच की सेना थी वो केवल 1,000 थी। ऑब्वियस सी बात है, कौन जीतेगा? नहीं, 10,000 वाले नहीं। यहाँ पर ये फ्रेंच लोगों की सेना जीत गई, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मद्रास जीत करके आ रहा डुप्ले, उसके बाद से एक और बार मद्रास जीत चुका है, फिर तीसरी बार यहाँ युद्ध कर रहा, तो ये तो अपनी प्रैक्टिस कर चुका है। जितना इसको हार्डवर्क चाहिए था, जितना प्रैक्टिस चाहिए थी, कर चुका था। ये लोग बैठे हुए थे, युद्ध वगैरह उस समय लड़ नहीं रहे थे, इस वजह से ये लोग हार जाते हैं। जब हार जाता है तो इसके बाद से फिर ये जो डुप्ले हैं, मतलब आडियार जीत लिया। अब देखना, सीरीज देखना, ये जो मद्रास था वो पहली बार डुप्ले जीता, फिर इसी मद्रास को डुप्ले दूसरी बार जीता, फिर आडियार यानी सेंट थॉमस को जीत लिया या आडियार को जीत लिया, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। अब इसका चौथा कदम था सेंट डेविड की तरफ। सेंट डेविड पर ये अटैक करता है, सेंट डेविड पर ये अटैक करता है, लेकिन अंग्रेजों के लिए फिर से मदद आ गई थी इंग्लैंड से। जब मदद आ गई तो ये भी सेंट डेविड को जीत नहीं पाया। सेंट डेविड कौन सा एरिया है? अंग्रेजों का एरिया, पौंडीचेरी के पास में, तो जीत नहीं पाता है। सेना आ जाती है। जब सेना आ गई तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, पौंडीचेरी पर अटैक कर देते हैं, जो फ्रेंच की बस्ती थी, पौंडीचेरी पर अटैक करते हैं। वो लोग भी जीत नहीं पाते हैं। अभी ये आपस में चल ही रहा होता सारी चीज़ें, जब तक एक टाइम पीरियड आता है, उसको ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो टाइम पीरियड है आप लोगों का 1746, दिखाई दे रहा, वो टाइम पीरियड है आप लोगों का 1748 का टाइम पीरियड है ये। और इस समय क्या हो जाता है, एक संधि हो जाती है, संधि का नाम है एक्स ला शैपल की संधि, या हिंदी में इसको बोलते हैं एला शैपल की संधि, एला शैपल की संधि। ये कहाँ पर हुई थी? यूरोप के ऑस्ट्रिया में। अब देखिएगा, ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हुआ था तो उसका असर भारत में भी देखने को मिला, भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। यूरोप के ऑस्ट्रिया में संधि हो गई, समझौता हो गया, युद्ध शांत हो गया। तो जिसका रीज़न क्या निकला कि भारत में भी युद्ध शांत हो गया।
भारत में भी युद्ध शांत हो गया और जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको मद्रास वाला एरिया वापस मिल गया क्योंकि जो फ्रेंच जीते थे वापस कर दिए इस संधि के तहत। और जो फ्रेंच थे उनको एक एरिया मिल जाता है लुइसबर्ग, जो उत्तरी अमेरिका में है, ये वाला एरिया लौटा दिया जाता है। यहाँ पर ये युद्ध शांत हो जाता है। लेकिन आपको बताएं 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं। ये वाला तो 1746 से लेकर के कब तक हुआ, 48 तक हुआ। देखो शांति हो गई है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसका रिजल्ट अधूरा रह गया। अब आगे फिर इसी की वजह से जो युद्ध अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए फिर दूसरा युद्ध होगा। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। अभी तक लिखते हुए बोलते हुए नहीं समझ में आया तो इस स्टोरी को सुनना, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या हुआ है, यूरोप का एरिया, वहाँ पर छोटा सा एरिया ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, सक्सेशन वॉर शुरू हो गया है। और यही वहाँ पर आमने सामने थे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। यहाँ पर भी भारत में यही दोनों शक्तियाँ थी जो व्यापार कर रही थी। जब वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पर भी युद्ध शुरू हो गया। इसकी खबर भारत में आती 1744 में। दोनों शक्तियाँ यहाँ काम कर रही हैं, अंग्रेज और ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के केंद्र था मद्रास, गवर्नर था निकोलस मोर्स, और फ्रांसीसियों का केंद्र था पौंडीचेरी, गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले जानता था कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी शक्ति कमज़ोर है, मेरी सेना कमज़ोर है, पैसे की कमी है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो निकोलस मोर्स को सिफारिश करता है कि भाई सब लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, वहाँ जो युद्ध हो रहा होने दो। निकोलस मोर्स नहीं बात को मानता। क्यों? क्योंकि इसकी सेना पहले से मजबूत थी और दूसरा इंग्लैंड से और भी सेना आ रही थी, तो ये और ताकतवर हो गया। कोई जवाब नहीं देता है। जब डुप्ले को समझ में आता है कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो अनवरुद्दीन के नवाब के पास चला जाता है, जो कर्नाटक का नवाब था। वहाँ सिफारिश करता है कि आपके इलाके में खून खराबा होगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप शांत करवा लीजिए, अंग्रेज अटैक करने वाले हैं। तो ये और दूसरा डील भी कर लेता है कि मद्रास में अब जब भी मद्रास को जीतूंगा तो आपको लौटा दूंगा। अनवरुद्दीन बुलाता है निकोलस मोर्स को, जो अंग्रेज था, और बोलता है कि आप लोग मेरे इलाके में युद्ध नहीं करेंगे, शांति से व्यापार करना है तो करिए, नहीं तो वापस जाइए। निकोलस मोर्स बात मान जाता है और लेकिन इसका दोस्त इंग्लैंड से आ रहा था, इसको रोका नहीं जा सकता था। बार्नेट नाम है, सेनापति बार्नेट, कमांडर बार्नेट, ये आ रहा था। ये जुलाई 1744 में कोरोमंडल तट पे पहुंच जाता है। लेकिन इसका उत्तराधिकारी भी है, कमांडर बार्नेट का एक और सेनापति है, निकोलस मोर्स का सेनापति कौन? कमांडर बार्नेट का सेनापति पेटन। इसको डुप्ले हरा देता है और हटा देता है यहाँ से। अब इसका भी दोस्त जो डुप्ले था, ये अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ मदद के लिए। मॉरिशस से आ रहा होता है इसका दोस्त, नाम है लावर्डनस। दोनों आ जाते हैं, मिल जाते हैं और मिल करके मद्रास पर अटैक करते हैं और मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं 1746 में। जब कब्जा किए तो दोनों की जो सोच थी उसमें फ़र्क था। फ़र्क क्या था? बॉर्डनस चाहता था कि एरिया जीतो और बेचो उसको, लेकिन ये चाहता तो वहाँ पर शासन करना। रात में दोनों सोए, खाना पीना खा करके। जो उसका दोस्त था बॉर्डनस, मद्रास को बेच करके चला गया 4 लाख पाउंड में। ये उठा, दोबारा मद्रास पर अटैक किया और मद्रास को जीत लिया। अनवरुद्दीन बुलाया, बोला मेरे से प्रॉमिस किए थे आप कि मद्रास को लौटाओगे जब जीत जाओगे। ये बोला था ऐसा कोई प्रॉमिस ही नहीं किया था मैं। जब ऐसा बोला तो अनवरुद्दीन को बुरा लग गया और अपने बेटे को बोला, महफूज खान को, कि जाओ इसके ऊपर अटैक करो। महफूज खान 10,000 की सेना लेकर के आडियार नामक मैदान में इकट्ठा हुआ। 24 अक्टूबर 1746 को फ्रेंच डुप्ले भी 1000 की सेना लेकर के आया और महफूज खान को हरा दिया। इसके बाद से सेंट डेविड पर आगे बढ़ गए, यानी 2 बार मद्रास जीता फ्रेंच डुप्लेक्स और सेंट डेविड पर सेंट थॉमस पर भी कब्जा कर लिया। सेंट डेविड में अटैक कर रहा था जब तक अंग्रेजी सेना आ गई और इसको वापस हटना पड़ा। अंग्रेजी सेना फिर इसके इलाके पर कब्जा की, यानी ये अंग्रेजी सेना पर अटैक कर रहा था सेंट डेविड पर, और जो अंग्रेज थे वो इसके एरिया पर अटैक कर रहे थे पौंडीचेरी में। लेकिन दोनों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। और क्या होता है, जो यूरोप था वहाँ पर शांति हो जाती है, युद्ध शांत हो जाता है, जिसको बोलते हैं एला शैपल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल। इसके कारण युद्ध वहाँ पर शांत हो गया, तो युद्ध को यहाँ पर भी शांत होना पड़ा। अंग्रेजों को उनका एरिया वापस मिल गया, मद्रास डुप्ले लौटा दिया, और जो फ्रेंच थे उनको लुइसबर्ग मिल गया। आगे देखेंगे सेकेंड वॉर। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाइएगा और पढ़ाई करिएगा। ध्यान रखिए अपना और प्लीज़ पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट।